नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अपना सैंपल पेपर। तो आपने देखा कि हमने अपने सैंपल पेपर में काफी सारी चीजें अपने लास्ट सेशन में जो है क्लियर कर दी थी। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हमने शुरुआत की थी अपने पेपर की, वो हमने की थी एक अपठित गद्यांश से। और आप देख रहे हैं जो अपठित गद्यांश यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, इसको हमने रीड किया था और साथ ही फिर हमने इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया था हमारा ये निबंध, जो कि केवल 200 शब्दों में आपने लिखना है। ये मैंने आपको बताया है कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न जो कि आपके व्याकरण से संबंधित थे और इससे भी रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं। और ये कुछ प्रश्न जो है मैंने आपको होमवर्क में भी कहे थे कि आप इनको करें ताकि आप लोग समझ पाए कि किस तरह के प्रश्न जो है आपके आते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट प्रश्न 4 से हमने यहाँ पर लिया था, वो हमारा था प्रश्न 4 हमारा एक आलेख लेखन। और ये आलेख लेखन से संबंधित चीजें भी मैंने आपको बताई है कि किस तरह से आप एक अच्छा आलेख लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको शब्द की सीमा भी दी गई है कि मात्र 150 शब्दों में आपने आलेख लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक अच्छा सा टॉपिक दिया है कि रहीमत पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो क्लास 12 के आप बच्चे हैं, इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, अच्छे से समझना है और उस पर आपने एक सुंदर सा आलेख यहाँ पर लिखना है 150 शब्दों। फिर अपने ग्राम अथवा नगर में स्वच्छ भारत के अंतर्गत हुई प्रगति पर लगभग 150 शब्दों में एक आपने रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये रिपोर्ट राइटिंग भी हम यहाँ पर जान चुके थे कि किस तरह से हमने एक रिपोर्ट लिखनी है, क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं हमारे किसी भी रिपोर्ट लेखन से संबंधित, ठीक है। और रिपोर्ट के टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दी थी कि किस किस चीजों पर, किन किन चीजों पर आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। और सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं रिपोर्ट से संबंधित वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद प्रश्न 5 से हमारा शुरू हुआ था यहाँ पर काव्यखंड, जो कि हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है। और हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका से जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जितनी भी कविताएं हैं, लगभग मतलब आपके पाठ्य पुस्तिका में काव्यखंड में जितनी भी कविताएं हैं, हर बार आपकी कविताओं से कोई ना कोई काव्यांश यहाँ पर जरूर आता है। और जैसे कि आपके कुछ चैप्टर्स जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आपका फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत ज्यादा रिपीट होता है, जिसकी दोनों कविताएं आत्म परिचय और साथ ही आपका जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता है वो आपकी कई बार रिपीट होती है। उसके बाद जो आपके बाकी चीजें हैं, बादल राग कविता है या आपकी और भी बहुत सारी कविताएं हैं, तो वो ज्यादातर जो है आपकी रिपीट होती है। लेकिन इस बार का यानी कि 2023 का जो ये मॉडल पेपर है, या पेपर कहेंगे हम क्योंकि मॉडल पेपर इससे पहले हमने सॉल्व कर दिया था, और जो हमारा ये ओल्ड पेपर है इसमें आप देखेंगे कुछ नए तरीके का, यानी कि है आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही लेकिन कुछ अलग आपका, यानी कि ये हर बार आपका ज्यादातर रिपीट नहीं हुआ है। ये आपका आया है एक काव्यांश और साथ ही इसके साथ यहाँ पर एक दूसरा काव्यांश आया है, ये है आपका यहाँ पर, ये भी आप ही की पाठ्य पुस्तिका से दिया गया है। तो दोनों में से केवल एक पर आपने दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है देने हैं और अच्छे से समझना है आपने, और उसके बाद आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद एक जो मैंने बताया आपको कि एक आपका जो काव्यांश आएगा उसके साथ आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि वो आपको करना ही करना है, ठीक है। उसमें भी इसका मतलब है कि आपने अपनी जितनी कविताएं हैं उन सभी कविताओं को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और तभी जाकर आप जो है इसको कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आपकी एक कविता। उसके बाद आपके काव्य खंड से ही, यानी कि जो आपका कविताओं से ही रिलेटेड यहाँ पर आपके चैप्टर से प्रश्नोत्तर, यानी कि जो आपके पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हैं वो आपको करने हैं और वो भी आपके काव्य खंड से ही है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8 से हमारा शुरू होता है गद्यखंड, जो सबसे पहले आता है हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका से संबंधित गद्यखंड, जिसमें हमारा चैप्टर है भक्तन, ठीक है।
उससे लिया गया। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर भी आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, दोनों ही आपकी पाठ्य पुस्तिका से हैं, तो दोनों में से आपने किसी एक गद्यांश को पढ़ना है और उस पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपने यहाँ पर देने। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था भक्तन से जो रिलेटेड हमारा ये चैप्टर था उसका गद्यांश है, तो इस चैप्टर को भी आज आप अच्छे से पढ़ लें। और उसके बाद आपका दूसरा यहाँ पर आता है कालिदास, जो कालिदास के सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेदकर उसके भीतर तक पहुंच सकते हैं। दुख हो या सुख, वह अपने भाव रस से उसे अनासक्त कृष्णबल की भांति खींच लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है इसको भी, और ये मुझे लगता है ये वाला जो आपका चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है। तो इससे यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो चैप्टर हमारा है इस पार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लें और इस पार्ट के जो ये प्रश्न उत्तर हैं इनको भी जरा सा आप एक बार देख लें, तो आपको वहां से ये प्रश्न मिल जाएंगे। अगला है, जैसे मैंने कहा कि हमारा प्रश्न 9, यहाँ तक हमने अभी लास्ट सेशन में अच्छे से समझ लिया था और एक तरह से देख लिया था कि कौन कौन से चैप्टर जो है रिवाइज हो रहे हैं और कौन कौन सा जो पार्ट है वो हमारा आ रहा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट है हमारा अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न, जो कि आपके गद्य खंड से ही हैं। आपको ऑप्शन में 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, केवल 2 प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं, 2 नंबर का आपका एक प्रश्न है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा ऊपर वाला जो हमारा गद्यांश था उससे पहले भक्तन से रिलेटेड हमारा गद्यांश था, नीचे वाला जो हमारा गद्यांश था वो था शिरीष के फूल जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड। तो ये दोनों चैप्टर्स है और फिर यहाँ पर कुछ चैप्टर्स है, यानी कि गद्य खंड से भी आपको लगभग सारे के सारे चैप्टर्स एक बार तो जरूर पढ़ने हैं, भले ही वो गद्यांश के रूप में आए और भले ही वो इस तरह से प्रश्नोत्तर के रूप में आए, क्योंकि अगर चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वहां पर फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, भले ही वहां पर आपको गद्यांश करने को आए, भले ही वहां पर आपको प्रश्नोत्तर करने को आए, आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रश्न आता है। देखिए, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह केवल उसकी क्रय शक्ति को देखता है। बाजार दर्शन चैप्टर से हमारा प्रश्न है कि बाजार किसी का लिंग नहीं देखता, जाति नहीं देखता, धर्म नहीं देखता और क्षेत्र नहीं देखता कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो देखता है केवल उसकी क्रय शक्ति। यानी कि आप जब मार्केट जाते हैं तो कोई भी दुकानदार आपसे नहीं पूछता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम, आपकी जाति क्या है या आपका धर्म क्या है या आपका लिंग क्या है या आप कहाँ से हैं, कोई भी दुकानदार नहीं पूछता, कभी भी नहीं कहता कि आप अगर इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं तो कोई बात नहीं, आप फ्री में ले जाइए, या आपके लिए डिस्काउंट है, या आपको कम दामों में दिया जाएगा, या आपको बेचना ही नहीं है हमने, ऐसा कभी बाजार नहीं कहता। क्योंकि क्योंकि बाजार को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, बाजार को जो लेना देना है वो है आपकी क्रय शक्ति। किससे है? वो आपकी क्रय शक्ति से। वो देखता है कि हाँ आपके पास पैसा है या नहीं, यानी कि आप खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। तो पठित पाठ के आधार पर बताइए कि आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बच्चा ये कह पाएगा कि मुझे ये प्रश्न का उत्तर नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बकायदा हमने एक एक पीपीटी के तौर पर एक एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उनको क्लियर किया था, पूरे पाठ को हमने पाठ्य पुस्तिका से यहाँ पर पढ़ा था और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस किए थे। तो बहुत ही ज्यादा इजी मुझे लगता है इसका आंसर देना होगा। और क्योंकि 2 नंबर का है ये हमारा, जैसे हमने कहा कि जो बाजार है वो कभी भी किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वो क्रय शक्ति को देखता है। यानी कि वो क्या करता है, आपकी परचेजिंग पावर। बाजार क्या देखता है? आपकी परचेजिंग पावर को देखता है कि आप कितने तक का खरीद सकते हैं, आप कितना खरीद सकते हैं, आप कितना खर्च कर सकते हैं, आपकी क्रय शक्ति को देखता है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रश्न है। दूसरा है, पाठ के आधार पर बताइए कि नमक की पुड़िया ले जाने के संदर्भ में साफिया के मन में क्या द्वंद्व था।
तो ये जो आपने चैप्टर पढ़ा है हमारा लास्ट चैप्टर है पाठ्य पुस्तिका का, उससे रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है ये। तो क्या उसके मन में द्वंद था, क्या वो सोच रही थी कि मुझे नमक की पुड़िया क्यों नहीं लेकर जानी चाहिए, और क्योंकि आपने देखा कि कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई उसको रास्ते में, किस तरह से वो लेकर आई, लेकिन लास्ट में क्या कुछ हुआ, काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें भी। तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिरीष के फूल पाठ में लेखक ने संघर्षपूर्ण जीवन में व्यक्ति को अविचल रहने की सीख दी है, इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। देखिए आपने देखा होगा कि शिरीष के फूल पाठ में लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत बताया है। क्या कहा है? शिरीष को कालजयी अवधूत के रूप में बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि वो जो जून की भीषण गर्मी होती है, ठीक है, जून की जो भीषण गर्मी होती है उस टाइम पर भी वो बिल्कुल उसी तरोताजगी के साथ खिला हुआ रहता है, बिल्कुल भी नहीं मुरझाता है, बिल्कुल भी अपने आप को जो है उसी तरह से क्या करता है, बनाए रखता है। भले ही पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं, भले ही पेड़ पर केवल डंठल और केवल फूल रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उस सिचुएशन में खड़ा रखता है और अपने आप को बनाए रखता है और सुंदर सा खिलता हुआ दिखाई देता है। तो उसमें यहाँ पर लेखक ने कहा है कि संघर्षपूर्ण जीवन में व्यक्ति को अविचलित रहने की सीख दी है। उसी के आधार पर उन्होंने कहा है कि व्यक्ति का जीवन भले ही कितना ही संघर्षपूर्ण हो, अगर वो अविचलित रहता है, यानी कि वो अपने संघर्षों को देखकर, अपनी परेशानियों को देखकर, अपने कष्टों को देखकर यदि वो विचलित नहीं होता है तो वो जीवन में फिर कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जीवन में ये सत्य चीजें होती हैं, ये सच होता है कि अगर आपके पास अभी दुख है तो सुख भी आएगा, और सुख है तो दुख भी आएगा, क्योंकि जीवन जो है वो क्या है, एक चक्र है जो चलता रहता है हमेशा। यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा समय चल रहा है तो हमेशा अच्छा ही रहेगा, तो आप अच्छाई को ही मान ले कि सिर्फ अच्छाई ही हमारा जीवन है। हर चीज को एक तरह से बैलेंस से आप ले, ठीक है। हर चीज को, अगर सुख है तो बहुत ज्यादा सुखी होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं कि हाँ मेरे पास तो सुख ही सुख है, क्योंकि जब दुख आएगा फिर आप उतना ही कष्ट झेलेंगे। इसीलिए सुख है तो हाँ ठीक है, सुख है। अगर दुख है तो क्या बात है, दुख है कोई बात नहीं, अभी कुछ दिनों के बाद जो है सुख भी आएगा, समय परिवर्तित होगा, हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। तो इस तथ्य को आपने स्पष्ट करना है पाठ के आधार पर। तो यानी कि यहाँ पर आप पाठ के कुछ पंक्तियां भी लिख सकते हैं जो शिरीष जो फूल है उसके बारे में जो बताए गए हैं, शिरीष के फूलों के बारे में, और उसके बाद आप इस लाइन को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना लिखने के बाद आपके 2 नंबर यहाँ पर कहीं गए, और यानी कि ये तीनों ही प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको एक भी ऐसी चीज, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी 2 से थोड़ा सा कम मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे 2 नंबर आप यहाँ पर ले सकते हैं तीनों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो हमारा प्रश्न 10 है वो है हमारी सेकंड पाठ्य पुस्तिका, यानी कि जो हमारी दूसरी पाठ्य पुस्तिका है, हमारी वेतान पाठ्य पुस्तिका, यानी कि प्रश्न 10 हमारी वेतान पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है। और इसको हम पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपको सेकंड बुक में से पहले तो केवल 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, और उनमें से भी आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और आपका एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का है, ठीक है। तो यानी कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल अगर 2-3 लाइन भी लिखते हैं के बारे में, या 4 लाइन 5 लाइन भी अगर लिखते हैं, 5 लाइन का अगर एक अच्छा सा आंसर देते हैं, बहुत अच्छे से आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर का अर्थ यहाँ पर ये नहीं कि आप 1 लाइन या एक 1 वर्ड का आंसर लिख दें, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स है और आपको अच्छे से यहाँ पर करना होता है अपने एग्जाम पेपर को सॉल्व। तो देखिए 3-4 लाइनें अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है काफी अच्छे हैं। जैसे पहला देखिए, वर्तमान पारिवारिक जीवन के संदर्भ में सिल्वर वेडिंग कहानी एक वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करती है, ठीक है। वर्तमान पारिवारिक जीवन के संदर्भ में सिल्वर वेडिंग कहानी जो है एक वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करती है। जो हमने सिल्वर वेडिंग कहानी पढ़ी थी यहाँ पर, ठीक है, उसमें आपने देखा कि ये आज के समय का एक वास्तविक चित्रण प्रस्तुत कर रही है कि आज का जो टाइम है वो सचमुच ऐसा टाइम है,
ठीक है ना। तो इस कथन के आधार पर आप कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें आप काफी अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। इस चैप्टर को भी हमने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से और काफी समय देकर इसको हमने पढ़ा था, और बहुत सारी चीजें हमने इसमें, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी कि किस तरह से ये जो हमारा एक तरह से समय चेंज हो रहा है, तेजी से जो हमारा समय बदल रहा है, और इसमें जो ये एक जनरेशन गैप जो आ जा रहा है माता पिता और बच्चों के बीच में, तो किस तरह से, और जब खास तौर पर ये जो 90s का एरा था कि जो हमारा उस टाइम का समय था, तो बहुत ज्यादा तेजी से चेंजेस हो रहे थे, और उस टाइम पे जो एक माता पिता की सोच थी और जो एक बच्चों की सोच थी, उसमें काफी ज्यादा अंतर थे, बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण हो रहा था धीरे धीरे। तो कैसे एक सोच जो है बदल रही थी, कैसे डिफरेंस आ रहा था माता पिता और बच्चों की सोच में, तो किस तरह से कितना ज्यादा ये जो जनरेशन गैप है, ये हमारे रिलेशन को, हमारे एक तरह से जीवन के जो पारिवारिक हमारे संदर्भ हैं, पारिवारिक जो हमारे संबंध हैं, उनको किस तरह से ये प्रभावित कर रहा है, ये सब चीजें हमने इसमें पढ़ी थी। यशोधर बाबू और उनके बच्चों और उनकी पत्नी के बीच में किस तरह का कनेक्शन था, और क्या सिचुएशन हो गई थी, किस तरह से की परिस्थितियां बन गई थी, वो सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी थी। तो मुझे लगता है काफी अच्छे से आप इसको आंसर को लिख सकते हैं, और वो भी केवल 1 नंबर में यदि उत्तर देना है तो 4 से 5 लाइनें लिखकर अच्छा सा एक आंसर दे सकते हैं। अगला है, जूझ कहानी के आधार पर कथानायक की पढ़ाई के प्रति ललक का चित्रण कीजिए। बहुत ही सुंदर। अब देखिए, जब इस तरह से लिख दिया जाता है ना, तो तब यहाँ पर ये प्रश्न जो है 1 नंबर का नहीं बल्कि 5 नंबर का बन जाता है। काफी अच्छा इस पे आप लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं इसमें कि कितनी ज्यादा उनको पढ़ाई के प्रति ललक थी, किस तरह से वो जो है खेतों में काम किया करते थे, जब स्कूल से आने के बाद वो खेतों में काम किया करते थे, तो वो अपने टीचर्स के द्वारा, अपने शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई गई कहानियों को, कविताओं को जो है जोर जोर से खेतों में गाया करते थे चिल्लाकर, क्योंकि उन्हें पता था वहां पर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। वो जोर जोर से बिल्कुल उनमें खोकर, आनंद से परिपूर्ण होकर वो उसको गाया करते थे और उसका आनंद लिया करते थे। और इस तरह से बहुत सारी और भी चीजें हैं कि कैसे उन्होंने परमिशन ली अपने स्कूल जाने के लिए दोबारा, कैसे वो अपने पिताजी के पढ़ाई के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को देखिए सिर्फ एक ही काम होता है, आपके ऊपर एक ही प्रेशर है। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि मुझे लगता है क्लास 12th तक के बच्चों पर एक ही प्रेशर होता है, वो होता है पढ़ाई का। ठीक है ना। बहुत ज्यादातर, मतलब ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं कि जिन पर कुछ बच्चों की कोई और मजबूरी हो सकती है, कोई और परेशानी हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों का सिर्फ एक ही मोटिव होता है क्लास 12th तक, उनकी पढ़ाई। यानी कि वो हर तरह से घूम कर आते हैं तो उनकी पढ़ाई एक सेंटर में होती है। फोकस जो होता है वो पढ़ाई पर होता है। माता पिता का फोकस रहता है कि बच्चे अच्छा पढ़ें, वो अच्छे सब्जेक्ट चूज करें, अच्छा ट्यूशन लें, स्कूल में उनकी अच्छी एक तरह से पढ़ाई हो, उनका जो है टाइम टेबल इस तरह से बने कि वो पढ़ाई कर पाए। और मतलब मुझे लगता है हर एक चीज जो है वो पढ़ाई पर आकर रुकती है जब हम क्लास 12th तक होते हैं, एक ही मोटिव होता है। और अगर आप लोग इस टाइम पर भी पढ़ाई नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है, यानी कि आप, मुझे लगता है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, आप लोग एक तरह से मुझे लगता है बहुत ज्यादा अपने एक तरह से पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा उसकी तरफ बहुत ज्यादा केंद्रित नहीं है, यानी कि आपका ध्यान जो है थोड़ा सा भटका हुआ है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये बच्चा है, इसकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। जैसे मैंने बताया कि ऐसे आप लोगों में से भी हो सकते हैं कुछ बच्चे, लेकिन ज्यादातर के लिए मैंने ये बताया कि ज्यादातर बच्चों के लिए सबका, परिवार का, माता पिता का, टीचर्स का, स्वयं बच्चों का एक ही फोकस रहता है कि वो पढ़ाई करें, वो अच्छे मार्क्स लाएं, क्लास में अच्छा करें, उनका काम पूरा रहे, उनको टीचर्स न डांटे, क्योंकि सुबह से शाम तक ज्यादातर जो अपना टाइम होता है वो स्कूल में स्पेंड करते हैं, ज्यादातर टाइम वो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं। तो ये सब चीजें पढ़ाई से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है। लेकिन ये जो बच्चा है, आपने देखा कि किस तरह से उसके पिताजी जो है बिल्कुल भी उसकी पढ़ाई के साथ नहीं है, बल्कि उसकी पढ़ाई के खिलाफ है, और वो चाहते हैं कि वो खेतों में काम करे, वो खेती बाड़ी पर ध्यान दे, वो खेत की सिंचाई पर ध्यान दे, और घर के कामों पर ध्यान दे, गाय भैंसों पर ध्यान दे, उनको नहलाए धुलाए और घर पर ध्यान दे।
लेकिन किस तरह से उन्होंने, जब उनका स्कूल छुड़वा दिया गया था तो दोबारा जाने के लिए उन्होंने कितने प्रयत्न किए, क्या कुछ चीजें उन्होंने की, और किस तरह से फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, कैसे वो अपने मैथ्स के टीचर और अपने हिंदी के टीचर्स से कनेक्ट हुए और कैसे वो पढ़ाई किया करते थे। तो ये सब चीजें लिखकर आप एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न ग, सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए ये जो आपका प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से आपका यही प्रश्न बार बार रिपीट होता है, यानी कि आपको ये प्रश्न जो है काफी ज्यादा, जो आप चाहे सैंपल पेपर देखें चाहे ओल्ड पेपर्स देखें, आपको ये प्रश्न हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, और ज्यादातर इस चैप्टर से आपका यही प्रश्न ज्यादातर आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता साधन संपन्न थी किंतु आडंबर विहीन थी। ठीक है, साधन संपन्न किंतु आडंबर विहीन थी। अब देखिए यहाँ पर 1 नंबर में दिया गया है, उक्त तथ्य की समीक्षा पठित पाठ के आधार पर कीजिए। यानी कि ये आपको कहा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता साधन संपन्न किंतु आडंबर विहीन थी। कैसे कहेंगे आप, क्या क्या कुछ बताएंगे इस पाठ के बारे में कि आपको पता चलेगा कि ये जो तथ्य है ये सत्य है, या सही कहा गया है कि उस टाइम की जो सभ्यता थी वो साधन संपन्न थी लेकिन आडंबर विहीन थी, कोई भी आडंबर नहीं था। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने इस पाठ के बारे में पढ़ा तो किस तरह की यहाँ की नगर व्यवस्था थी, किस तरह से यहाँ पर नगर में नालियों के विकास की व्यवस्था थी, किस तरह से यहाँ पर जो एक तरह से जो संसाधन थे आपके यातायात के उनका था, एक तरह से बनाया गया था, किस तरह से यहाँ पर घरों को बनाने की व्यवस्था जो थी। ठीक है, कैसे जो मकान बनाए जाएंगे, घर बनाए जाएंगे, ठीक है, और स्नानागार कैसे होंगे, और जो स्टोर रूम्स होते हैं वो कैसे होंगे। तो ये जो सभ्यता थी, मुझे लगता है जब भी खुदाई के टाइम पे इसको जब देखा गया तो लगता था कि पूर्ण रूप से साधन संपन्न थी, सब कुछ था यहाँ पर। और खुदाई के दौरान जो चीजें मिली उनसे भी काफी चीजें पता चली कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा संपन्नता थी, एक अच्छे से यहाँ पर लोग रहते थे। लेकिन हमने कहा कि आडंबर विहीन थी, यानी कि कोई भी आडंबर, धार्मिक आडंबर यहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जिस पर अटूट विश्वास किया जाए। और जैसे हमने कहा कोई भी ऐसा धर्म से रिलेटेड कि अगर कोई मंदिर मस्जिद या कोई ऐसी चीज जहाँ पर लोग उपासना करें, प्रार्थना करें, या किसी स्पेशल धर्म के लोग जाकर पूजा करें या कुछ ऐसा करें, तो ऐसी चीजें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिली। और दूसरी चीज यहाँ पर नहीं मिली वो थी कि यहाँ पर औजार, किस तरह के औजार, जो अस्त्र शस्त्रों से संबंधित, यानी कि ऐसी कोई चीज कि कभी यहाँ पर लड़ाई हुई हो या कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र जिससे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, मारा पीटा जाए, या ऐसी कोई चीज धारदार वस्तु या ऐसा कोई चीज यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिली थी। तो और भी बहुत सारी चीजें थी जिससे हम बता सकते हैं कि ये साधन संपन्न तो थी परंतु आडंबर विहीन थी। तो इस तरह से 1 नंबर के आंसर में आप 3-4 लाइनें लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। अगला है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर आपने देखा था कि जो यशोधर बाबू की जो पत्नी थी वो काफी मॉडर्न हो चुकी थी, यानी कि उन्होंने अपने रहन सहन, अपना तौर तरीका, अपना बात करने का तरीका, अपने खाने पीने का तरीका, सब कुछ चेंज कर दिया था अपने बच्चों के हिसाब से। अब वो कपड़े भी उसी तरह के पहनती थी, उसी तरह से रहन सहन था, खाना पीना उसी तरह था, उठना बैठना लोगों के साथ उस तरह का था, यानी कि काफी ज्यादा उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया था। लेकिन यशोधर बाबू जो है वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। तो सबसे मेन रीजन जो था वो था, क्या था कि वो किसनदा को फॉलो करते थे, यानी कि वो पुरानी विचारधारा के थे। वो उनको ये सब चीजें समहाउ एक इम्प्रॉपर मालूम होती थी, यानी कि उनको ये सारी चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी कि ये क्या चीजें, अगर एनिवर्सरी है तो उस पर केक काटने का क्या एक रिवाज है, तो उनको ये सब चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। उनको ये स्कूटी में जाना या स्कूटर में जाना, बाजार जाकर सब्जी लाना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और वो बिल्कुल या तो पैदल ही जाया करते थे या फिर वो एक तरह से, और जैसे एनिवर्सरी के नाम पे, बर्थडे के नाम पे पार्टीज करना, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और दूसरी बात, उनको ये
डाइजेस्ट नहीं हो रही थी बात बिल्कुल भी, कि जो उनका बेटा था वो 1500 रुपए की जो नौकरी है वो करता था, क्योंकि उस टाइम पे यशोधर बाबू की जो टोटल सैलरी थी पूरे जीवन, यानी कि नौकरी में लगने के बाद, यानी कि लगभग 20, 25, 30 साल नौकरी करने के बाद जो उनकी सैलरी थी वो लगभग 1500 रुपए थी। लेकिन उनका बेटा आज पहली सैलरी जो है वो 1500 रुपए पा रहा है, तो उनको लगता था कि ये कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि यही था एक विचारों में जो कह सकते हैं कि बिल्कुल आधुनिकरण नहीं था, विचार पुराने थे, पुरानी तरह की सोच थी, और वो उस तरह से ही सोचते थे जिस तरह से उन्होंने बचपन में देखा है और किया है, और सबसे ज्यादा वो किशन दा को फॉलो करते थे। तो इस तरह से उनकी जो, वो मुझे लगता है कि अपने बच्चों के साथ, यानी कि वो मॉडर्न होने में, समय के साथ ढलने में थोड़ा सा पीछे रह गए, असफल रहे। तो 1 नंबर का प्रश्न है, काफी है इतना लिखने के लिए। और ये आपका लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, ये 2 चैप्टर जो है आपके लॉन्ग आंसर, मुझे लगता है कि जो तीनों चैप्टर ही हैं ये तीनों ही आपके लॉन्ग आंसर में भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जरूर इन चैप्टर्स को पढ़ लें, जिससे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये लॉन्ग आंसर में तीनों में से कोई सा भी चैप्टर आपका लॉन्ग आंसर में आ सकता है। तो प्रश्न 4 आप देखेंगे, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि प्रश्न 11 है, और जिसमें आपको फिर से, जैसे मैंने कहा कि जूझ कहानी का सार, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि आपको सार लिखना है। और देखिए केवल 4 नंबर का आपका ये प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर आपको पाठ का सार लिखना है। ठीक है, संक्षेप में और अपने शब्दों में लिखिए। अब आपने पाठ को पढ़ा है, अगर पाठ आपका 5 से 6 पेज का है और आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, आपको उसकी अच्छी समझ है, तो आप उसके बारे में एक एक चीज जो है अच्छे से लिख सकते हैं समझ कर। और जैसे मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में अभी बताई भी कि किस तरह से जो लेखक हैं वो पढ़ाई के प्रति काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और आपने देखा कि जो उनकी माता थी वो उन्हें हमेशा एक तरह से सपोर्ट करती थी, लेकिन उनके पिताजी बिल्कुल इसके खिलाफ थे। और किस तरह से उनका परिवार का माहौल था, वो कैसे गाय भैंसों के ऊपर भी लिख दिया करते थे और खेतों में जाकर वो कविताएं करते थे। तो इसको आप एक अपने शब्दों में सार के तौर पर काफी अच्छा 4 नंबर में लिख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और आपका प्रश्न भी है। अगला है, इसमें अथवा में दिया गया है, आप देखिए अथवा में यहाँ पर आपको दिया गया है केवल एक ही प्रश्न करना है, ऐसा नहीं है कि 4 नंबर में दोनों आपने करने हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चे को ये चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आता है तो ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ आ जाता है। तो सबके लिए ऑप्शन है यहाँ पर। दूसरा है प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः कृषि प्रधान थी, कृषि प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि हमने देखा उस टाइम पे कि वहां पे किस तरह से जो चीजें थी, हम उसको देखकर कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो मूलतः कृषि प्रधान थी। और पठित पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब आपने जहां पर जैसे आप देखिए सेम चीजें ही इसमें भी हैं, आप पाठ काफी ज्यादा लेंदी है, हर चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है, नगर व्यवस्था के बारे में बताया गया है, स्नानागारों की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जल निकासी की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, और यातायात संबंधित चीजों के व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो साथ ही इसमें कृषि के बारे में भी बताया गया है कि कैसे वहां पर लोग जो है कृषि किया करते थे, क्या क्या चीजें हुआ करती थी, कैसे सिंचाई किया करते थे, सारी चीजें हैं इसमें। तो उतना टॉपिक आप जो पार्ट है उसको एक बार पढ़ें, और मतलब पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर तो पढ़ना है आपने, लेकिन उतनी चीज जो है आप केवल उतना ही यहाँ पर लेकर इसको अच्छे से 4 नंबर का आप एक यहाँ पर प्रश्न का उत्तर बनाएं। तो इस तरह से हमने आप यहाँ पर देखा कि पूरा का पूरा सैंपल पेपर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, जो कि हमारी दोनों बुकों से रिलेटेड है, यानी कि हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका और साथ ही हमारी वेदांत पाठ्य पुस्तिका। तो जिसमें हमने अपठित गद्यांश, हमारा निबंध, व्याकरण संबंधित हमारे टॉपिक, और उसके बाद काव्यखंड से रिलेटेड हमारे टॉपिक, उसके बाद हमारे गद्यखंड से रिलेटेड टॉपिक, और साथ ही हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी सेकंड पाठ्य पुस्तिका से दिए गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि अब तक आपको काफी अच्छे से, क्योंकि हमने लगभग 3 से 4 सैंपल पेपर यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, ओल्ड पेपर्स भी हमने सॉल्व किए,
और मैं आशा करती हूँ कि आपको अभी तक काफी अच्छे से ये सारे प्रश्न जो है समझ आ गए होंगे, और नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपके लिए काफी अच्छा हो गया कि आप इनको अच्छे से समझ लें, कौन सा चैप्टर रिपीट हो रहा है, कौन सा चैप्टर में से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, काव्य खंड में कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, और कभी भी कोई डाउट होता है तो वो भी आप जरूर नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। तो इस तरह से हमारा आज का ये सेशन जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।